ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजधर्म। साल 1947 को जब पूरा भारत आजाद होने का जश्न मना रहा था, उस वक्त भारत के एक हिस्से में हिंदू और मुस्लिम दंगों की आग में झुलस रहा था। यही वजह थी कि आजादी के उस जश्न में महात्मा गांधी भी शामिल नहीं हुए थे और उस दौरान वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच इस दंगे को शांत कराने की कोशिश में थे। एक ऐसा ही दंगा 1947 से ठीक एक साल पहले साल 1946 में बंगाल में हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। दंगे की एक ऐसी ही आग बंगाल के नोआखली में भड़की, जहां नोआखली में 1946 को सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। अक्टूबर से नवंबर के बीच हुए इस दंगे में हजारों बंगाली हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। यह घटना बंगाल के चटगांव डिवीजन के नोआखली जिले में हुई। दंगे के बैकग्राउंड की वजह बंटवारे के विलन, जिन्ना की जिद और अलग देश के लिए उनका डायरेक्ट एक्शन डे था। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी और हजारों लोग मारे गए थे। आजादी से ठीक पहले 1946 को यह दंगा हुआ नोआखली में। नोआखली, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है, वहां उस वक्त मुस्लिम आबादी 82% थी और हिंदू आबादी 18%। दंगे में 5000 से ज्यादा हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की गई। हिंदू संपत्तियों को जमकर लूटा गया, आगजनी हुई। उस इलाके के 95% हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश जब आजाद हुआ तो महात्मा गांधी आजादी के जश्न में शरीक नहीं हो पाए। उस दौरान वो बंगाल के नोआखली में ही मौजूद थे, जहां वो सांप्रदायिक हिंसा को रोकने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। अमन बहाली के लिए गांधी जी ने 7 नवंबर 1946 को नोआखली पहुंचकर लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। शांति के लिए गांधी जी ने गांव-गांव घूमकर कई सारी जनसभाएं की, लेकिन इस दौरान उनके रास्ते में भी उपद्रवियों ने खूब कांटे बिछाए, खूब रुकावट डाली, खूब बाधाएं थी उनके रास्ते भी। आखिर महात्मा गांधी ने हाथ क्यों खड़े कर लिए? हिंदुओं से कहा गया, जान बचानी है तो नोआखली छोड़ दो। बहुत से हिंदू जान बचाकर जब बिहार पहुंचे तो वहां भी कत्लेआम किया गया। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीबी कृपलानी का जिक्र भी मैं यहाँ पर जरूर करूंगी, जिन्होंने खुद अपनी किताब में ये जिक्र करते हुए कहा, आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी, जो कि नोआखली में मौजूद थे, उनके बगल में आकर एक शख्स बैठा और उसके बारे में बताया गया, राकेश जी, कि इस शख्स ने बहुत से हिंदुओं का कत्ल किया है, लेकिन उस वक्त गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, वो केवल मुस्कुरा कर रह गए। किताब में बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है। राकेश जी, देखिए, कांग्रेस के डीएनए में एक ऐसी बात आ गई कि हिंदुओं के साथ अत्याचार, हिंदू महिलाओं के सम्मान पर प्रहार और हिंदुओं की हत्या, उनकी जान माल की क्षति, घर जला देना एक धर्मनिरपेक्षता का हिस्सा है। कोई ये नोआखली की घटना कोई अपवाद घटना नहीं है। मोपला में जब असहयोग आंदोलन वापस हुआ, खिलाफत आंदोलन वापस हुआ, मोपला में जैसे 300 घरों को जलाया गया, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं दिन दहाड़े होती रही, बच्चों का कत्लेआम हुआ, जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, कांग्रेस तो उस पर चुप्पी साधी रही। पूरी कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे सांप सूंघ गया जैसे कोई घटना ही नहीं घटी हो। उस पर बोलने वाले लोग आंतरिक बोलने के लिए कौन गए? डॉक्टर बीएस मुंजे, जो हिंदू महासभा के नेता थे, उनकी कमेटी गई, उसने रिपोर्ट जाहिर की। इतना ही नहीं हुआ, जब 1945 से लगातार हिंसात्मक घटनाएं घटती रहीं, उसको रोकने का दायित्व तो किसका था? जब डायरेक्ट एक्शन का जिन्ना ने कॉल दिया तो बाकी लोग क्या उनको मरने के लिए छोड़ दिया था? आप क्या कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू डायरेक्ट एक्शन के समय में क्या कर रहे थे? कांग्रेस सबसे बड़ी संस्था थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के दावेदार थे, तो जवाहरलाल नेहरू वहां बैठकर क्या कर रहे थे? उतना ही नहीं हुआ, देश में जब हिंसात्मक घटनाएं हुए, 20 लाख लोगों को मार दिया गया, ट्रेन की ट्रेन पाकिस्तान से लाशों से लदी आती थी, और आजादी के बाद क्या किया कांग्रेस ने? जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली से जो पैक्ट किया, जो नेहरू लियाकत के नाम से जाने जाता है, और हिंदुओं को छोड़ दिया। किसके नाम पर? तो पाकिस्तान उसको संभालेगा, भारत कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो हिंदुओं की जनसंख्या भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 9% से अभी 15% से ऊपर हो गई है, और वहां पर हिंदू 23% थे, 23% थे, और बांग्लादेश बनने के बाद उनकी संख्या घटी, लगभग 12% थे।
और वो अब क्या कितने हो गए? लेकिन 1% से राकेश कम जी, रह गए। एक और तो पर्सपेक्टिव नेहरू है या नैरेटिव है, उस पर आप थोड़ा जवाब दीजिए। जो थोड़ी देर पहले अतुल जी कह रहे थे कि ये जो टू नेशन थ्योरी है वो कहां से आई? क्या ये केवल जिन्ना की थ्योरी थी या फिर ये हिंदू महासभा की भी, आरएसएस की भी थ्योरी थी? और एक और प्रश्न श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर भी खड़ा किया गया कि वो तो खुद बंगाल के पार्टीशन को लेकर तैयार थे, वो तो ये चाहते थे कि ये पार्टीशन हो जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में देखिए, इतिहास को जो सतही रूप से जानते हैं वो ऐसे ही बात करते हैं। 1905 में बंगाल का पहली बार विभाजन हुआ। 6 साल तक लोगों ने एकजुटता दिखाकर 11 में उस विभाजन को फिर से एक हो गए, विभाजन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टीशन हो गया। लेकिन जो सांप्रदायिकता की सीट रही, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो बंगाल में 10 हिंदू भी नहीं बचते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस के हवाले यदि हम हिंदुओं को छोड़ देते तो बंगाल में इतनी बड़ी जीनोसाइड होती। 16 अगस्त 1946 के उस डायरेक्ट एक्शन पर कांग्रेस का नेतृत्व दिल्ली से लेकर कोलकाता तक क्या कदम उठाया? क्यों नहीं कोलकाता की सड़कों पर नेहरू और गांधी पहुंच गए? नोआखोली पहुंचने के लिए समय था, नोआखोली गए, स्वागत है। तो 16 अगस्त को सांप सूंघ क्यों जाता था? मोपला में सांप क्यों सूंघ गया? जब 1922 में हिंदुओं की हत्या हो रही थी, हिंदू महिलाओं का अपमान हो रहा था, उनकी डिग्निटी पर अटैक हो रहा था, तो कांग्रेस नेतृत्व तो क्या कर रही थी? मुस्लिम लीग को खाद और खुराक देकर, और जिस तिलक जी की बात कर रहे थे 1907 में, तिलक को कांग्रेस से अलग करने वाले कौन लोग थे? लाल बाल पाल को कांग्रेस से क्यों फेंक दिया गया? उसमें कौन लोग थे? और वही मॉडरेट के रास्ते से नेहरू गांधी चलते रहे। सुभाष चंद्र बोस को 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में इलेक्टेड सुभाष चंद्र बोस को 38 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 39 में त्रिपुरी कांग्रेस में अध्यक्ष बने। इलेक्टेड अध्यक्ष को पद से हटने के लिए नेहरू के समर्थकों ने क्यों बाध्य किया? गांधी जी के समर्थकों ने क्यों बाध्य कर दिया? क्या डेमोक्रेसी का कोई महत्व है या नहीं है? वे कोई इटली से, अमेरिका से या रसिया से चुनकर नहीं आए थे। कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भारी बहुमत से चुना था। पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए। गांधी जी ने कहा यह मेरी हार है। इतिहास का अवलोकन करते समय किसी भी व्यक्ति को भगवान की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं फिर उनके साथ हम आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए इतिहास पुरुष को सही रूप में, संतुलित रूप में देखना चाहिए। ये राकेश सिन्हा जी आपका कहना है, लेकिन अतुल जी ये वही पर्सपेक्टिव है। अब ये पर्सपेक्टिव है या नैरेटिव, मैं भी आपके पास उसी तरीके के एक सवाल के साथ आ रही हूँ। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कांग्रेस ये आज तक कहती आई है कि टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम इन नेताओं ने किया, उन्हीं के बारे में कहा यह जाता है कि अगर वो नहीं होते तो बंगाल से हिंदुओं का पलायन हो चुका होता, खत्म हो जाते। वो नहीं होते तो कश्मीर खत्म हो चुका होता। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो पहले इस्तीफा जो है वो नेहरू लियाकत अली पैक्ट पे दिया था, और राकेश सिन्हा जी बच के जाते हैं लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। वो नेहरू लियाकत अली पैक्ट ये था कि जो हिंदुओं की, जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में थे, उनकी प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए 15 दिन का, कुछ महीनों का समय मिले, वो जाकर वहां पर डिस्पोज ऑफ करे, और जो मुस्लिम यहां से गए वो वहां से आकर डिस्पोज ऑफ करे। इसको विरोध करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया था। कश्मीर के मुद्दे पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया था। जहां तक बंगाल के विभीषिका की बात है 16 अगस्त 1946 की, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों के साथ में थे। वहां पर गांधी को वन मैन आर्मी कहा गया, और वो गांधी जी थे जिनके पैरों पे मुस्लिम लोगों ने शस्त्र डाले, हिंदू लोगों ने शस्त्र डाले, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा हिंदू का अनाथ हुआ है उसका पालन पोषण तुम्हें करना पड़ेगा, गोद तुम्हें लेना पड़ेगा, और जो मुस्लिम लड़का अनाथ हुआ है या घर फैमिली अनाथ हुई है उसे हिंदुओं को गोद लेकर उनका पालन पोषण, भरण पोषण करना पड़ेगा। मेरे 3 सवाल है। आपने बहुत समय दिया सिन्हा जी को, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। मुझे एक बात बताइए, जब ये देश में इतनी विभीषिका हो रही थी, ये सब हो रहा था, कहां थी आरएसएस? कहां थी हिंदू महासभा? मेरा आरोप है ये देश का विभाजन हुआ, ये देश में महिलाओं का सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके लिए 3 लोग जिम्मेदार है, 3 संस्था है। एक अंग्रेज, दूसरे आरएसएस, और तीसरे हिंदू महासभा। अब मेरा दूसरा सवाल है कि ऐसे इंसान के, जो नेहरू सत्ता लोलुप थे, जो नेहरू ने सारा गलती किया है, उस नेहरू जी के कैबिनेट में बड़े दिमाग से श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल हुए थे। पहला इंडस्ट्री का जो रिजोल्यूशन है, धोरण जो है, पॉलिसी, वो उन्होंने रखी थी। उनके मंत्रिमंडल ने लेने का बड़कपन जो है वो नेहरू जी ने दिखाया था। अब मुझे एक बात बताइए, ये हरदम ये कहते हैं नेहरू जी
हिंदू विरोधी थे, नेहरू जी ऐसे थे, नेहरू जी वैसे थे, क्योंकि उतनी टॉल पर्सनैलिटी है, ये पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। तो फिर जब 1948 में पहली बार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ध्रुव नाम की पहली रिएक्टर बैठी, उसका नाम ध्रुव क्यों था? क्यों इस देश के मिसाइल्स का नाम पृथ्वी है, अग्नि है, सूर्य है, धनुष है, ब्रह्मोस है? क्या बात करते हो आप विकास की राजनीति नहीं कर सकते, आप विद्वेष की राजनीति, नफरत की राजनीति करते हो। उस वक्त जब भारत माता कहने पर फांसी हो जाती थी, एक आरएसएस का नाम बता दो मुझे, एक हिंदू महासभा का नाम बता दो जिसने वंदे मातरम कहते हो, भारत माता कहते हुए देश के स्वाधीनता संग्राम में फांसी के फंदे को हंसते हंसते स्वीकार ने। तो मैं लाखों नाम बताता हूँ। 42 में कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता कहीं पेड़ पर तो कहीं पोल पर फांसी के फंदे पर चढ़ गए। एक हिंदू महासभा का वहां नहीं था, एक आरएसएस का वहां पर नहीं था। कहां थे ये लोग थे अंग्रेजों के साथ। क्यों सुभाष चंद्र बोस का इनका खिलाफत करना पड़ा? और अगर सुभाष चंद्र बोस इतने आपके विचार के थे तो फिर वहां पर जाकर गांधी ब्रिगेड क्यों बनी? वहां पर जाकर नेहरू ब्रिगेड क्यों बनी? क्यों नहीं बनी गोलवलकर ब्रिगेड? क्यों नहीं बनी हेगड़ेवार ब्रिगेड? नफरत फैलाना, झूठ कहना, ये सारी बातें कहते हो। एक साल के बाद भी, केवल अगस्त महीने में नहीं हुआ, जवाब ले लेते हैं। वो हत्याकांड चलते रहा साल भर वो हत्याकांड चलता रहा। और उसके बावजूद वहां गांधी थे, नेहरू थे, कैंप लगाए थे। ठीक है राकेश जी, सवाल यही कि आरएसएस का थी, हिंदू महासभा कहाँ थी? पाकिस्तान के आए हुए सिंधी लोगों को आज भी यहाँ पर जगह, प्लॉट, नौकरी। ठीक है अतुल जी, अब जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत सारे प्रश्न, 3 प्रश्न खड़े किए। राकेश जी आपने तीनों सुन ले, जवाब दे। तीनों प्रश्न अच्छे हैं, सिर्फ उत्तेजना थी, अन्यथा प्रश्न अच्छे हैं। पहले प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बस सिन्हा जीता है ना। नहीं अतुल जी अब जवाब ले ले राकेश जी। सुन ले, बिना उत्तेजना का, बिना जोर से बोले भी हम तर्क के आधार पर तथ्य को रख सकते हैं। टेलीविज़न चैनल उत्तेजना और तथ्य तर्क को तोड़ने की जगह नहीं होती है। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मुखर्जी जी ने जो इस्तीफा दिया था उसका कारण एक ही था। लियाकत नेहरू के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते को कैबिनेट से सैंक्शन नहीं लिया गया था, 2 व्यक्ति के बीच समझौता था। उस समझौते में कह दिया गया था कि भारत के अल्पसंख्यकों की चिंता भारत की राज्य करेगी, साधारणतः यही होता है, लेकिन पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की चिंता पाकिस्तान करेगी। एक मिनट, यही थोड़ा और यह जानते हुए भी कि लीग सुन एक मिनट पहले बात पूरी हो जाने दीजिए अतुल जी। देखिए बात बीच में टूटती है तो समझ नहीं आती पूरी। अरे किसने कहा कश्मीर मसले पर दिया था? अभी उन्होंने स्वीकार कर लिया। किसने कहा ऐसा? ठीक है राकेश जी बात पूरी कर ले। अरे किसने कहा कि किसने कहा, कब कहा? आप पहले सुन तो लिया कीजिए अपने। अतुल जी समय जाया हो रहा है, राकेश जी अपनी बात हमारे लोग ये राजनीतिक मंच नहीं है। एक ऐसे चैनल बैठे हैं जिसके लाखों लोग करोड़ों लोग देखते हैं। मैं इतना कह दूं कि जिस बात पर हुआ, हिंदुओं को अनाथ छोड़ दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ, जोगेंद्र मंडल जो पाकिस्तान में जिन्ना के अभिन्न मित्र थे और पाकिस्तान इस आशा पर गए थे कि पाकिस्तान भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा, जो वहां के हिंदुओं के साथ अत्याचार होता था और उनसे एक प्रेस वक्तव्य जारी करवाया जाता था कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है। 2 साल में पाकिस्तान छोड़कर कानून मंत्री से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए। नेहरू का वो ब्लंडर जो था, वो ब्लंडर सिर्फ ब्लंडर नहीं था, वो बड़ी एक पीढ़ी के साथ, के जीवन के साथ, अस्तित्व के साथ, सम्मान के साथ खिलवाड़ था। एक दूसरी बात मैं कह दूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यदि कश्मीर में यह जानते हुए कि शेख अब्दुल्ला उनको गिरफ्तार करेगा, और शेख अब्दुल्ला क्या थे सबको मालूम था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सभी मित्रों ने कश्मीर बिना पासपोर्ट से जाने से मना किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक व्यक्ति गिरफ्तार होकर श्रीनगर के जेल में बंद थे। नेहरू जम्मू कश्मीर गए, अब्दुल्ला से मिले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देखने नहीं गए, उनकी हत्या कर दी गई। जो जिस जगह पर वो बलिदान हुए उसी कारण से 370 को हटाया गया। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर जब ये पत्थर फेंकते हैं तो नेहरू की गलती थी। यदि वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे तो नेहरू ने उनको अपने कैबिनेट में क्यों शामिल किया? देखिए राकेश, यदि अंग्रेजों के पिट्ठू थे तो नेहरू ने खींचनी चाहिए। एक अंतिम बात जवाब दे दूं, 5 सेकंड में, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। एक अंतिम बात, एक पंक्ति बोल दूं कि आरएसएस यदि नहीं होता तो पंजाब में आरएसएस और अकाली दल ने मिलकर पंजाब में हिंदुओं को जिनोसाइड से बचाया, उसमें नेहरू जी कहीं नहीं थे। ठीक है राकेश जी, अतुल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।